नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके लेक्चर 3 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं जो आपके बैंक एग्जाम में आ सकते हैं। जो भी लोग एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ग्रामीण बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसका डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो किस बात की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा कोई दे रहा है तो वो स्पेसिफिक अमाउंट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट इस बात की गारंटी देता है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है। फ्रीली ट्रांसफर्ड मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, और यदि दूसरा व्यक्ति चाहे तो सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत तीसरे व्यक्ति को भी कर सकता है, इसी तरह तीसरा चौथे को भी कर सकता है। अब इनके टाइप क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के? तो टाइप होते हैं, एक आपका होता है प्रोमिसरी नोट, दूसरा आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है चेक्स। चेक्स आपने आम भाषा में आपके घर में जब भी कोई पेमेंट होता होगा तो चेक के बारे में यूजुअली सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि हमारे नॉर्मल लेन देन में यूज होता है। जब तक डिजिटल यूपीआई और ये आईएमपीएस नेफ्ट नहीं आया था तो यूजुअली सारा पेमेंट चेक और डीडी इन चीजों के थ्रू ही होता था। तो फ्रेंड्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये चीजें आ जाती हैं, तो वो क्या करता है, पूरा क्वेश्चन दे देगा और फिर दे देगा आर दे फ्रीली ट्रांसफरेबल, नॉट ट्रांसफरेबल, ऐसे ऐसे करके। तो ये फीचर्स आते हैं। तो पहला फीचर है फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है इसे। फिर मस्ट बी इन राइटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वर्बल प्रॉमिस कर दिया कि भाई हाँ ठीक है हम आपको इतने रुपए देंगे। ये वर्बल प्रॉमिस नहीं होता, ये रिटन प्रॉमिस होता है। ठीक है, तो वर्बल प्रॉमिस कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो भी इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में है वही इन तीनों में से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद डेफिनिट अमाउंट एंड पे, मतलब कि जो भी अमाउंट होगा वो सर्टेन होगा। ऐसा नहीं कि भैया लमसम अमाउंट पे कर दीजिएगा, ऐसा उसमें कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है, या ठीक है आपको समझ में आए तो किसी को भी पे कर देगा, ऐसा नहीं। जिसको पे करना है उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए या एक ऑर्डर चेक होना चाहिए, और प्रॉपर्ली उसमें लिखा होना चाहिए कि इतने रुपए का लेन देन है, तो सर्टेन अमाउंट और पेएबल टू स्पेसिफिक पर्सन ऑन ऑर्डर। और क्या है, साइंड बाय द मेकर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है ड्यूली साइन। ड्यूली साइन का मतलब क्या होता है? ड्यूली साइन मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट है नेगोशिएबल का, जो भी टाइप है, वो प्रॉपरली साइंड हो। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी साइन कर दिया, जो प्रॉपर उस व्यक्ति का साइन है उसने साइन किया हो, सही साइन, ऐसा नहीं कि उसका पूरा साइन न करके आधा साइन कर दिया। फिर वो जो डॉक्यूमेंट हो वो प्रॉपरली उसमें सारी चीजें मेंशन्ड हो, नाम जिसको करना है, ऐसा नहीं कि एक ब्लैंक फॉर्मेट में दे दिया। तो ये सारी चीजें हैं, यानी लीगल तरीके से वो प्रॉपर हो। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो जैसा मैंने बताया उसी उनमें से हम पहला डिस्कस करेंगे प्रॉमिसरी नोट। तो अब क्वेश्चन आता है किस सेक्शन के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन में प्रॉमिसरी नोट को मेंशन किया गया है? तो फ्रेंड्स, वो सेक्शन है सेक्शन 4। प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटेन unconditional promise to pay a certain amount to a specific person or order। मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और इसमें कोई भी कंडीशनल नहीं प्रॉमिस देंगे आप, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है कि भाई इतना रुपए हम इस व्यक्ति को देना है या देंगे, उसमें लिखा होता है। जैसे एक एग्जांपल है कि एक रमेश भाई साहब हैं, उन्होंने 50,000 रुपए सुरेश भाई साहब से एक रिटन में प्रॉमिसरी नोट में लिखवाया कि आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू सुरेश और हिज ऑर्डर ऑन 1 मार्च 2025। तो ये जो जिसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट को उसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट। तो उसमें प्रॉपरली ये लिखा होगा। तो ये भाई साहब को 1 मार्च 2025 को ये 50,000 रुपए रमेश जो है जिन्होंने बोरो लिया हुआ है वो पे करेंगे। अब पार्टीज क्या क्या होती हैं प्रॉमिसरी नोट में? तो पार्टीज होती हैं इसमें, पहला जो होता है ड्रॉयर, जिसको मेकर या पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉयर क्या होता है? जो प्रॉमिस कर रहा है, मतलब जिसने उस डॉक्यूमेंट में लिख के दिया है कि भैया हम आपको इस तारीख में इतना रुपया पे करेंगे, तो वो जो व्यक्ति है जो पे करेगा, जिसने प्रॉमिस किया है, वो हो गया ड्रॉयर, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस। ड्रॉई, ड्रॉई कौन होगा? जो पैसा जिसको रिसीव करना है, जिसको पैसा वो
वापस करेगा। हु विल रिसीव द अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई या पे या फिर क्रेडिटर भी बोलते हैं। तीसरा बियरर, बियरर का मतलब होता है कि जिसके पास उस समय वो नोट है, ठीक है, उसको बोलेंगे बियरर। फिर क्या है, इंडोर्सर और इंडोर्सी भी इसमें आता है। इंडोर्सर का मतलब अगर वो जो प्रोमिसरी नोट है उसको आगे भी ट्रांसफर करना चाहता है कोई, तो उसमें उस प्रोमिसरी नोट में एडिशनल नोट ऐड करके उसको एज अ इंडोर्स करके आगे ट्रांसफर किसी और व्यक्ति को भी कर सकता है। तो जो ये काम करेगा उसको बोलेंगे हम इंडोर्सर, ठीक है, और जिसके द्वारा ये किया जाएगा उसको बोलेंगे इंडोर्सी। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसमें मेंशन है, सेक्शन 5 में मेंशन है। A bill of exchange is a written order where the drawer directs the drawee to pay a certain amount to a third party on a specific date. अब इसमें क्या है कि इसमें जो ड्रॉयर है वो ड्रॉई यानी कि जो ड्रॉई होता है उसको बोलेगा कि भाई तुमको इतना पैसा थर्ड पार्टी, कोई तीसरा व्यक्ति है उसको पे करना है। इसमें क्या है, ड्रॉयर को पे नहीं करना है, थर्ड पार्टी को पे करना है। जैसे एक मोहन भाई साहब हैं, ये एक्चुअली ये गुड्स के ट्रेडिंग में इन सब चीजों में यूज होता है। तो जैसे मोहन एक सप्लायर है जो कि गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, जिसका मान लो वैल्यू है 1 लाख रुपए, इन्होंने सेल किया, राज ट्रेडर नाम की एक फर्म है, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको एक बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने ड्रॉ किया जिसमें लिखा हुआ है पे 1 लाख टू मी और ऑर्डर आफ्टर 60 डेज। तो 60 दिन के बाद 1 लाख रुपए राज ट्रेडर को पे करना है। कौन पे करेगा, जिसके नाम पे ये बिल बना हो, ठीक है। तो ड्रॉयर यहाँ पे क्या हो गया, पार्टीज की अगर बात करें तो जो बिल को बना रहा है, हु क्रिएट्स द बिल, जिसने वो बिल बनाया है। ड्रॉई जो पे करेगा, जो वो पैसा राज ट्रेडर्स को, मतलब राज ट्रेडर वहां पे ड्रॉई है जो वो पैसा पे करेगा। इसके बाद पेई कौन है, जिसने ये इंडोर्समेंट दिया है कि भाई उसको पे कर देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोहन, हु एंडोर्स इट, ठीक है। अब इसमें की पॉइंट क्या है, इसमें सबसे पहली चीज तो एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे द ड्रॉई मस्ट साइन द बिल टू कंफर्म द एक्सेप्टेंस, मतलब अब एक ड्रॉयर ने क्या किया, एक बिल क्रिएट कर लिया मोहन ने, ठीक है, और वो बोला कि भाई जो राज ट्रेडर है वो मोहन भाई साहब को 1 लाख रुपए पे करेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि राज ट्रेडर ने बोला कि ऐसा है, हम साइन नहीं करेंगे इस बिल पे। तो वहां पे क्या हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो इसलिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज वॉइड माना जाएगा। तो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है ड्रॉई का, ठीक है। अब ये यूज किसमें होता है, कॉमनली यूज्ड इन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेक, अब चेक जो है हमारा सब सेक्शन 6 में मेंशन है। चेक क्या है, चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉन ऑन बैंकर, ठीक है, जो बैंकर पे ड्रॉन होता है और पेबल ऑन डिमांड, जब भी डिमांड आएगी उसको पे करना होगा। जैसे एक श्वेता मैडम है, उन्होंने एक 25,000 रुपए का चेक किसके फेवर में ड्रॉ किया, अमित के फेवर में, और उनको वो चेक दे दिया कि भाई ये लो आपका 25,000 रुपए का चेक है, पेई में नाम डाल दिया अमित। अब अमित क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, उस चेक को एक जो उनका श्वेता का अकाउंट है उसमें लगाएंगे, और बैंक क्या करेगा, वो पैसा अमित को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा कि किस केस में ट्रांसफर करता है, किस केस में विड्रॉल कर लेता है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी पार्टियां होती हैं, इसमें होता है ड्रॉयर जो कि यहाँ पे चेक को लिखता है, हु राइट्स द चेक। ड्रॉई यहाँ पे कौन होता है, बैंक, ठीक है, जहां से पैसा निकाला जा रहा है, और या आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि जहां का इंस्ट्रूमेंट है। और पेई कौन होता है, जिसको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो चेक पेबल एट फ्यूचर डेट, एग्जाम्पल इशूड टुडे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि 3 महीने तक आपका जो चेक है वैलिड होता है। जैसे आज एक चेक इशू कर दिया कि भाई 1 अप्रैल, आज फॉर एग्जाम्पल आज 25 मार्च है, ठीक है, तो एक चेक इशू कर दिया कि भाई 1 अप्रैल को आप 20,000 रुपए ले लीजिएगा, तो वो चेक जाके 1 अप्रैल को लगा देगा और उसको बैंक से पैसा मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेक्स की। तो टाइप्स ऑफ चेक क्या है, ओपन चेक, ओपन चेक मतलब कहीं भी कैश हो जाएगा, ठीक है। अ हैंड रिटन चेक पेबल टू राहुल विदाउट क्रॉसिंग, मतलब अब ओपन चेक में क्या होता है, क्रॉसिंग नहीं होती है, ठीक है। क्रॉसिंग क्या होती है, जो आपका चेक होता है उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 2 डायगोनल लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे। मान लीजिए ये आपका चेक है, ठीक है, ये आपका चेक है और ये ऐसे ये 2 लाइन खींच दी, ठीक है, ये आपका हो गया क्रॉस्ड चेक, ठीक है। तो अगर ये नहीं किया है, सिंपल चेक दे दिया है ऊपर पे राहुल का नाम लिख के, तो वो कहीं भी राहुल जाके उस बैंक में कैश करा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे ओपन चेक। अब क्रॉस चेक जैसे मैंने बताया 2 पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इसके करने से ये होगा कि वो सिर्फ
उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि अकाउंट पेई चेक जो होता है। ठीक, अब बियरर चेक। अब बियरर चेक में ये होता है कि इसमें कोई भी अकाउंट पे ही मेंशन नहीं होता, सिंपल एक चेक चेक दे दिया, सेल्फ लिख के दे दिया, या सेल्फ ना छोड़ो कुछ भी नहीं लिखा है, बस अमाउंट अमाउंट लिख के साइन करके दे दिया। ठीक है, तो जिसके पास भी ये चेक होगा ना, वो पैसा ले लेगा। इसलिए बियरर चेक को बोला जाता है अ डॉग इन द स्ट्रीट कैन टेक अ कैश फ्रॉम बियरर चेक। इसीलिए बियरर चेक इज वेरी सेंसिटिव चेक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड से समझ में आ रहा होगा आपको, जिस चेक में बाद की डेट पड़ी। जैसे अब आज क्या तारीख है, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन तारीख है 23 फरवरी 2025, और मुझे एक चेक मिला जिसमें डेट पड़ी है 1 अप्रैल 2025। तो मैं उससे पहले उस चेक को नहीं लगा सकता। पोस्ट डेटेड यानी कि वो फ्यूचर डेट का चेक है, तो मैं उसको जाके 1 अप्रैल को ही लगाऊंगा, या 1 अप्रैल के 3 महीने के अंदर तक किसी भी दिन लगा सकता हूं, उससे पहले नहीं लगा सकता। अब एक नोट है, हाँ, ऑल बियरर चेक आर ओपन चेक। तो अगर कहीं ऐसा ऑप्शन में आता है तो सारे जितने भी बियरर चेक होंगे, चूंकि उनको कहीं भी कैश कराया जा सकता है, तो वो ओपन चेक है। लेकिन सारे ओपन चेक बियरर चेक नहीं है, क्योंकि और बियरर उसमें नहीं लिखा होता। बियरर चेक में सिंपली जो भी आपका पेई का होता है ना, उसके आगे बियरर नाम मेंशन कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज हो गई, मतलब कोई भी उससे पेमेंट ले सकता है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट में जरूर डालिए। आप जब कमेंट में डालेंगे तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जहां भी आपको कंफ्यूजन है, तो उस बारे में आप मुझे बताएंगे, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा और अच्छे से अच्छा प्रयत्न करूंगा कि आपको नॉलेज दिया जा सके, ताकि आपका जो भी रिलेटेड एग्जाम है, चाहे आप जे जेआईबी में प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग देने जा रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक आता है, और अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को देने जा रहे हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन आता है। तो आप कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टेल चेक क्या होता है? स्टेल चेक का मतलब होता है कि वो चेक जो, जैसे आज का डेट पड़ गया, मान लो कि आज 23 फरवरी है, उसमें 23 फरवरी का डेट पड़ गया, और आज से 3 महीने जब तक की उसकी वैलिडिटी है, तब तक वो प्रेजेंट ना होने के बाद, वो उस टाइम के बाद प्रेजेंट हुआ, तो फिर उसको बैंक ऑनर नहीं करेगा। वो चेक एक तरह से बेकार हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेल चेक बोलेंगे। ठीक है, जैसे राहुल भाई साहब ने एक सुरेश को चेक दिया 1 नवंबर 2023। ठीक है, अब अगर ये 31 जनवरी 2024 तक इसको डिपॉजिट नहीं किया होगा, तो वो क्या हो गया? स्टेल चेक। तो बैंक क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अब एक चीज है कि अगर स्टेल चेक को रिवैलिडेट करना चाहे ड्रॉयर, तो वो कर सकता है। कैसे करेगा? वो डेट में अपना साइन करेगा और नई डेट वहां डाल सकता है, बट यूजुअली बैंक इसको प्रैक्टिकल बैंकिंग में अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब आगे कर चलते हैं। ऑर्डर चेक क्या होता है? An order check is payable only to the person whose name is written on it। ठीक है, अब ऑर्डर चेक में एक तरह से जो ड्रॉअर होता है, वो पेई को ये ऑर्डर दे रहा है कि भाई साहब जो भी ड्रॉई है उसको आप इसी व्यक्ति को पैसा दीजिए जिसका मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह का उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। ठीक है, ओनली टू द पर्सन हुज नेम इज रिटेन ऑन इट और टू समवन दे एंडोर्स, यानी या तो जिसको उसने एंडोर्स किया है पीछे चेक के प्रॉपर डिटेल लिख के साइन करके। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सेफर होता है बियरर से, क्योंकि इसको कोई भी व्यक्ति रैंडमली किसी को के हाथ में आ जाए तो यूज नहीं कर सकता है, तो ये सिक्योर होता है कंपेटिवली बियरर चेक। ठीक है, ठीक है, तो जो इसमें स्पेसिफाइड पर्सन होता है जिसका नाम लिखा होता है, जो एंडोर्स कर सकता है उस चेक को, उसको बोलते हैं एंडोर्स। ठीक है, अब जैसे राहुल ने एक चेक दिया सुरेश को, ठीक है, और उसमें बियरर लिख दिया, नाउ ओनली स्ट्राइक आउट बियरर। ठीक है, नाउ ओनली सुरेश कैन विड्रॉ द मनी। ठीक, अब की पॉइंट क्या है? आइडेंटिटी। हाँ, अब इस केस में क्या होता है? ऑर्डर चेक केस में क्या होता है? ऑर्डर चेक में मान लो उसने लिख दिया बियरर और नेम में लिख दिया सुरेश। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो भी काउंटर पे पेमेंट लेने जाएगा उसका आइडेंटिफिकेशन देना होगा, उसको उसकी आईडी देनी होगी। ठीक है, और चेक में बकायदा साइन वाइन करना होगा, तो बैंक एक तरह से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करे। अब टाइप ऑफ चेक क्रॉसिंग क्या होता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो टाइप ऑफ चेक क्रॉसिंग है ना, मेंशन किसमें है? सेक्शन 123 से लेके 131, जितने भी सेक्शन है 24, 25, 124, तो ये सारे में ये टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग को मेंशन किया गया है। जैसे 123 में क्या मेंशन है? जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, तो जनरल क्रॉसिंग क्या हो गई कि आपने दो पैरेलल लाइन आपके चेक जो है, ठीक है, उसके आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे खींच दी। ठीक है, और कुछ भी उसमें नहीं लिखा, सिंपल ऐसे ही दे दिया उसको, और यहाँ पे आपका जो पेई था यहाँ पे एक नाम मेंशन कर दिया, तो ये उसके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट को अकाउंट पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा और कैश नहीं होगा ओवर द काउंटर।
अब स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है, ये सेक्शन 124 में मेंशन है। इस केस में क्या होगा, दो पैरेलल लाइन तो जो है वो रहेंगी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, स्पेशल बैंक का नाम मेंशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, एक चेक लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये लिख दिया SBI, ये लिख दिया पे टू SBI, इस तरह कुछ भी मेंशन कर दिया। तो इफ अ चेक हैज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटेन बिटवीन लाइंस, इट कैन ओनली बी डिपॉजिट एंड SBI अकाउंट। मतलब ये चेक क्लियरिंग में जहां भी वो लगाएगा उसके पास SBI का अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज ये चेक नहीं ट्रांसफर होगा। अब आगे मूव करते हैं। अकाउंट पेई क्रॉसिंग क्या होता है, जो कि सेक्शन 123 में अगेन मेंशन है। तो द वर्ड अकाउंट पेई, अब जैसे ये चेक है हमारा, अब हमने इसी में क्या किया, ये दो क्रॉस लाइन थी, यहाँ पे हमने लिख दिया अकाउंट पेई, ठीक है। तो इट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द मेंशन्ड पर्सन अकाउंट ओनली, ठीक है। तो या तो यहाँ अकाउंट पेई लिख दो, या अगर आप यहाँ डबल क्रॉसिंग लगा के यहाँ भी नाम लिख देते हो तो वो भी अकाउंट पेई ही होता है। अब क्या क्या नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग होती है, ये किसमें मेंशन है, सेक्शन 130। तो जिस चेक में ये लिखा हो नॉट नेगोशिएबल, मीनिंग इट कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर्ड विद फुल लीगल, मतलब ये चेक इनको दे दिया, अब अगर ये चेक फर्दर किसी को इंडोर्स करना चाहे, वो इंडोर्स, तो इंडोर्स फुल्ली नहीं कर सकता, वो उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट नेगोशिएबल मेंशन है, ठीक है। अब अगर वो ट्रांसफर कर भी देता है, किसी को दे भी देता है, तो उस केस में बैंक को ये प्रोटेक्शन है कि अगर उसमें कुछ भी धांधली होती है तो उस केस में जो चेक दूसरे बंदे को मिला था उसके पास वो बेटर टाइटल नहीं है, तो बैंक एक तरह से सिक्योर है इसके अगेंस्ट। अब जैसे सुरेश को एक चेक मिला जिसमें लिखा हुआ नॉट नेगोशिएबल फ्रॉम राहुल। अब सुरेश ने क्या किया, ये चेक दे दिया रमेश भाई साहब, ठीक है। तो रमेश क्या है, ये इस चेक का पूरा राइट क्लेम नहीं कर सकते जितना सुरेश कर सकते, ठीक है। अगर ये कभी, ये सब इशू कब आता है, जब कोर्ट में मैटर जाता है या कोई फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब की डिफरेंसेस क्या है इन सारी क्रॉसिंग्स, तो जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, दो पैरेलल लाइन होती है और ये बैंक में डिपॉजिट किया जाना चाहिए। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, इसमें स्पेसिफिकली बैंक का नेम मेंशन होता है, जैसे मैंने बताया आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कोई भी बैंक या प्राइवेट बैंक, कोई भी बैंक, इसमें क्या होता है, और ये भी बैंक में डिपॉजिट होता है। इसके बाद अकाउंट पेई में क्या होगा, अकाउंट पेई मेंशन होगा, ठीक है, ये पेई के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। नॉट नेगोशिएबल वाले में नॉट नेगोशिएबल लिखा रहेगा, ठीक है, ये भी ट्रांसफर हो सकता है बट विद लिमिटेड राइट्स। अब जैसे उसमें लिख देगा कि भाई ये चेक जो है इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, फुल्ली नहीं है, उसका एक फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो उतना आपके लिए जरूरी नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जरूरी है, अदरवाइज इफ यू गो डीपली ना, देन चेक इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, और जो भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट में डालिए। जहां पे भी आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या आपको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आई है, या मैं यहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मेंशन। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है, ट्रैवलर्स चेक, सेक्शन 114 में इसको मेंशन किया गया है। अब फ्रेंड्स, ट्रैवलर चेक क्या होता है, ठीक है, कि जो लोग यूजुअली एक सर्टेन टाइम के लिए बीच बीच में ट्रैवल करते रहते हैं ना, उस समय उनको पेमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, उनका बैंक जो होता है उस अमाउंट का उनको चेक बना के दे देता है, ठीक है। ट्रैवलर चेक इज प्रीपेड, पहले से ही एक 50,000, मान लो 50 लाख का एक ट्रैवलर चेक बना के दे दिया, फिक्स अमाउंट चेक इशूड बाय बैंक दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योर पेमेंट मेथड व्हाइल ट्रैवलिंग स्पेशली इन, मतलब अब पहले मान लो, पहले ज्यादा यूज होता था, अब कम होने लगा है जब से डेबिट कार्ड एंड ऑल आ गए। अब इसमें क्या है कि लोग कैश जब कैरी करके जाते हैं तो इट इज वेरी रिस्की, यू कैन नॉट कैश, यू कैन नॉट कैरी मोर देन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश ना, और इट इज रिस्की ऑल्सो। सो उस केस में क्या होता है कि बैंक उनको एक ट्रैवलर चेक प्रोवाइड कर देता है जिसमें पहले से एक सर्टेन अमाउंट की लिमिट फिक्स होती है, ठीक है। तो उसको कैरी करके वो जो ट्रैवलर होता है या जो भी व्यक्ति के पास ट्रैवलर चेक होता है वो जाके इंटरनेशनल पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये रिस्क और थेफ्ट से उसको सेव करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलर चेक के फीचर क्या होगा, एक तो आपका प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जरूर नहीं कि ये जो आपका होम करेंसी उसी में हो, आप फॉरेन करेंसी में भी इसको प्रीपेड में डाल सकते हैं, डोमेस्टिक में भी रहता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कैन बी यूज एट होटल, बैंक, एक्सचेंज सेंटर, कहीं भी यूज हो सकता है, सिक्योर है ये, ठीक है। लॉस्ट और स्टोल हो भी गया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, रिप्लेस हो जाता है, अगर आपने रिपोर्ट कर दिया इट कैन बी रिप्लेस, उसका ट्रैवलर चेक को यूज करने का एक सर्टेन वो भी होता है, की भी होता है। इसके बाद आता है सिग्नेचर बेस्ड, तो इसमें
जो सिग्नेचर है एज अ की काम करता है, ठीक है। तो यूजर मस्ट साइन इट व्हेन परचेजिंग अगेन व्हेन यूजिंग इट फॉर वेरिफिकेशन। तो जैसे इसको क्या होता है कि ये ट्रैवलर चेक जहां भी यूज होगा ना, वो आपसे साइन मांगेगा, ठीक है। वो साइन आप करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेगा, हाँ ठीक है इसी व्यक्ति का है, देन वो पेमेंट हो जाएगा। और इसका एक्सपायरी डेट नहीं होता है, जब तक वो अमाउंट उसमें अवेलेबल है वो यूज कर सकता है, जब तक कि उसकी लिमिट खत्म नहीं हो जाती। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं इंडोर्समेंट में। इंडोर्समेंट क्या होता है, सेक्शन 15 में मेंशन है एनआई एक्ट में। इंडोर्समेंट मींस साइनिंग एंड ट्रांसफरिंग ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल और प्रॉमिसरी नोट टू अनदर पर्सन अलाउइंग देम टू क्लेम पेमेंट। मतलब जो ड्रॉअर है उसने ड्रॉई को एक चेक दे दिया या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब जिस व्यक्ति के पास वो है, वो चाहता है कि मैं इसको किसी थर्ड पर्सन के पास दे दूं, तो वो प्रॉपरली उसमें साइन करेगा, ठीक है। और एक इंडोर्सर पूरा उसमें लिखेगा और उसको इंडोर्स कर देगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट, ताकि जो थर्ड पर्सन है वो भी पेमेंट क्लेम कर सके उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो हु इज एंडोर्सर? अ एंडोर्सर इज द पर्सन हु साइन एंड ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट। और इंडोर्सी कौन होगा? जो वो पैसा रिसीव करेगा, मतलब इंडोर्सर ने साइन कर दिया और इंडोर्सी क्या करेगा? जिसको वो पैसा मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल है, राहुल के पास एक 10,000 का चेक आया या है उसके पास, उसने क्या किया, उसके पीछे साइन कर दिया और लिख दिया पे टू सुरेश उस चेक के पीछे, ठीक है, और सुरेश को दे दिया। तो राहुल यहाँ पे क्या हो गया? इंडोर्सर हो गया, द वन हु ट्रांसफर द चेक। और सुरेश यहाँ पे क्या हो गया? इंडोर्सी हो गया, जिसको वो चेक रिसीव हुआ, ठीक है। अब सुरेश क्या करेगा? किसी भी बैंक में जाके वो चेक को डिपॉजिट करेगा और वो पैसा क्लेम कर लेगा। अब आगे मूव करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस, ठीक है। तो देखो, पहला तो ये है, बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तभी वैलिड है जब वो एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो वॉइड है। जबकि चेक के केस में क्या है, अगर एक बार आपने चेक लिख के दे दिया तो वो चेक लगेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें स्टॉप चेक इंस्ट्रक्शन नहीं लगवाते हैं जाके बैंक। तो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। ड्रॉयर के केस में ड्रॉयर के केस में इंडिविजुअल और बिजनेस बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं, और इसमें कोई भी कर सकता है, जो भी बैंक का कस्टमर है। ड्रॉई कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन या एंटिटी हो सकता है। इसके चेक के केस में क्या होगा? बैंक होगा, ठीक है। पेबिलिटी क्या होगी? बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हमेशा फ्यूचर डेट के लिए बनता है, यानी कि जैसा मैंने आपको अर्लियर बताया था कि इस डेट में इतना पैसा पेमेंट होना है, प्रॉपरली बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है, तो ये कैन बी एट अ फ्यूचर डेट। बट चेक क्या होगा? ऑलवेज ऑन डिमांड। आपने एक बार चेक दे दिया, जिस डेट में, उस डेट से 3 महीने के अंदर वो कभी भी जिस दिन उसका माने वो जाके लगा सकते, ठीक है। जैसा कि यहाँ मेंशन भी किया है कि एन चेक इशू टू एन एम्प्लॉय सैलरी इज पेबल इमीडिएटली वेयर एज बिल ऑफ एक्सचेंज माइट हैव अ 90-day पेमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डीडी, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कॉलेज का फीस पहले हम लोग डिपॉजिट करते थे, जब नेफ्ट और आरटीजीएस इतना पॉपुलर नहीं था, तो डीडी बनवा के ले जाते थे कॉलेज के नाम पे, ठीक है। तो वो डीडी क्या होता है? एक तरह से पेमेंट की गारंटी होती है, जो कि वो बैंक दे रहा होता है जहां से आप डीडी बनवाते हैं। जैसे सुनीता है, उनको 1 लाख रुपए अपने कॉलेज की फीस पे करनी है, तो चेक लगाने की बजाय वो क्या करेंगे? एक एसबीआई बैंक का डीडी ले लेंगे, किसके नाम पे? अपने कॉलेज के फेवर में, ठीक है। कॉलेज क्या करेगा? उसको आप डीडी जब जमा करोगे, कॉलेज वो जाके डीडी लगाएगा और बैंक उसको पेमेंट कर देगा। अब की पॉइंट क्या है? डीडी एक बार बन गया तो डिसऑनर नहीं होगा, जैसे कि चेक डिसऑनर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे चेक के केस में क्या होता है? पैसा खत्म हो गया, बाउंस हो गया चेक। डीडी के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट हो चुका होता है। इशूड बाय बैंक, ठीक है, तो सिक्योर है। और हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए होता है, मतलब जैसे फीस यूनिवर्सिटीज की होगी, गवर्नमेंट के टेंडर हो गए, इन सबके लिए। अब एक और टर्म यूज होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बहुत वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स फ्रेंड्स क्या होता है? सेक्शन 9 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मेंशन है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा व्यक्ति है, इज अ पर्सन हु एक्वायर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट in good faith for valuable consideration and before its maturity without any knowledge of defects in the title of previous holder। मतलब अब एक व्यक्ति के पास चेक है, सपोज करिए, ठीक है। अब वो चेक जिसको मिला है इंडोर्सी द्वारा, ये किसी ने इंडोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी को चेक मिल गया। अब थर्ड पार्टी को पता नहीं है, उसने गुड फेथ में वो चेक ले लिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का चेक है, तो उसका वैल्यू 1 लाख रुपए, वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन में गुड फेथ में वो चेक ले लिया। उसको पता ही नहीं है कि पहले इसमें कोई डिफेक्ट है क्या, क्या चेक में साइन गड़बड़ है क्या, है ना, क्या ये जो व्यक्ति ने चेक दिया है चेक फर्जी है क्या।
इस तरह की चीजें, तो वो क्या होगा उस समय जिस व्यक्ति के पास ये चेक इस कंडीशन में है, जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब आगे मूव करेंगे फ्रेंड्स। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या है। तो सेक्शन 138 क्या बात करता है, चेक डिसऑनर के लिए, ठीक है। अगर कोई भी चेक बाउंस होगा ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, तो जो भी ड्रॉवर होगा उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इसलिए देखा होगा जब चेक बाउंस होता है तो कोर्ट केस हो जाता है ना, और वो लोग मेमो ले जाते हैं चेक बाउंस का, आता है कस्टमर मांगने की सर हमको चेक बाउंस का मेमो दे दीजिए, ठीक है। तो मेमो रिसिप्ट यूज होती है। अब एंडोर्समेंट किसमें मेंशन है, सेक्शन 15 में, ठीक है। ट्रांसफरेबल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, if a bill is payable after 90 days it becomes due after 3 extra grace period, मतलब 90 डेज के बाद अगर पेबल है तो उसमें 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड। अब है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, क्या है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन है, अगर वो डिसऑनर होता है तो जो होल्डर है जिसके पास वो बिल था, उसको पूरा अधिकार है कि वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है, उसको जो है नोटरीफाई कर सकता है पब्लिक में, और केस भी कर सकता है। डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज किसमें मेंशन है, सेक्शन 92 में, ठीक है। चेक डिसऑनर किसमें मेंशन है, सेक्शन 138 से 142 तक से। 138 क्या कहता है, देखो चेक डिसऑनर के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर इनसफिशिएंट फंड की वजह से हुआ तो 138 में, ठीक है। उसके बाद कई रीजन है। दूसरा रीजन हो सकता है कि चेक में साइन सही नहीं है, या फिर चेक ऑल्टर्ड है ना। ऑल्टर्ड चेक क्या होता है, जिसमें काटा पीटी है ना। तो वो कई सारे रीजन हो सकते हैं, सारे सेक्शन में मेंशन है, जो कि 138 से 142। होल्डर इन ड्यू कोर्स किसमें है, सेक्शन 45 में। अ पर्सन हु रिसीव एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू एंड विदाउट एनी फ्रॉड, ठीक है। मतलब जिसको पता नहीं है कि उसको उसके साथ ये धोखा हुआ, वो 45A में मेंशन है। अब प्रोटेक्शन फॉर बैंक, ठीक है। अगर जो बैंक है, जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स भाई साहब के पास है, अब वो लेके गए चेक बैंक के पास, अब उसमें साइन है गड़बड़, तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि वो बैंक से कहेंगे भैया आपके यहाँ का चेक है तो हमको पैसा चाहिए, नहीं, बैंक को प्रोटेक्शन है अगेंस्ट दैट। और वो प्रोटेक्शन किसमें है, प्रोटेक्शन है उनको गुड फेथ के अगेंस्ट चेक लेने में, सेक्शन 85, ठीक है। ऐसे ही और चीजों में भी जहां पे ये है कि गुड फेथ है, उसमें कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। मैलिफाइड इंटेंशन किसका है, जो चेक लेके आया है, तो प्रोटेक्शन है बैंक। अब मटेरियल अल्टरकेशन, जैसे मैंने बताया, अगर अल्टर्ड चेक है, काटा पीटी है ना, अनऑथराइज चेंज किया हुआ है, और उसमें कहीं भी कस्टमर का साइन नहीं है जहाँ काटा पीटी किया है, तो वो सेक्शन 87 है। इसीलिए जब भी आप बैंक जाओगे, अगर कुछ भी काटा पीटी होता है ना, तो जो भी वहां पे ऑफिसर बैठा होता है बोलता है ना कि सर दूसरा चेक लाइए, या फिर बहुत इंसिस्ट आप करोगे तो बोलेगा जहां पे भी आपने काटा है वहां पे साइन कर दीजिए, जो आपका ऑफिशियल साइन है अकाउंट। चलिए आगे आगे मूव करते हैं। अब फ्रेंड्स है एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू मैंने कलेक्ट किए हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार अगर आप जेआईबी दे रहे हो है ना, या बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो जरूर से जरूर इनको देख कर जाइए। टॉपिक छोटा है इसलिए मैंने इसको आपके फोर्थ लेक्चर में ही कवर कर दिया। इसके बाद हम डिजिटल रुपी जो हमारा है और क्रिप्टो करेंसी है, और जो अदर टॉपिक्स है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, उनको लाएंगे। तो एमसीक्यू है हमारा, अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर चेक डिसऑनर दैट लीड टू लीगल एक्शन। तो सबसे पहला कौन सा है, 138 वाला जो सेक्शन है, इनसफिशिएंट फंड। तो राइट आंसर क्या है, इनसफिशिएंट। आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज ग्रेस पीरियड आर गिवन फॉर द मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर फिक्स पीरियड। जैसे 90 डेज का फिक्स पीरियड था, तो उसको कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, 3 दिन का, यानी 93 डेज टोटल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। थर्ड क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट किसमें होता है फ्रेंड्स, सेक्शन 15। तो ये इज द राइट आंसर। फोर्थ है, अ पर्सन हु रिसीव अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ इन नोन एज। तो क्या बोलते हैं उसको, जो गुड फेथ में चेक ले देता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोटेक्ट्स बैंक इफ दे पे अ चेक इन गुड फेथ। तो गुड फेथ में अगर बैंक चेक पे करता है और उसमें अगर कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी डेविएशन होता है, तो बैंक को सेक्शन 85 में प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस अ चेक। चेक किसमें है, सेक्शन 6 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, करेंसी। तो यहाँ पे करेंसी नोट नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन डज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंटेन। तो कितने चैप्टर हैं, 17 चैप्टर्स हैं और 148 सेक्शंस। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है। तो बी इज द राइट आंसर।
10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक अंडर सेक्शन 138? तो क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट? 2 साल का इम्प्रिजमेंट है, जेल होगी और फाइन भी लगेगा। ठीक है। फाइन क्या डिपेंड होता है? फाइन डिपेंड ऑन अमाउंट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग द फाइनेंस स्कॉलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि इससे रिलेटेड वीडियोस आने चाहिए, तो आप उसको कमेंट में मेंशन करिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस जरूर लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।